मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हो जलधित तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत माता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। अब मैं निदेशक महोदय को यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूँगा। खोल दिया था लाइव स्ट्रीम है वो कर दिया लोग स्ट्रीमिंग नहीं हो रही लाइव स्ट्रीमिंग। भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। आप सभी को 74 स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट जन, सभी यहाँ पर हमारे अतिथिगण, आप सभी को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर उन अपने अमर शहीदों को नमन करते हुए मैं उनको भावभीनी। आप सबको ज्ञात है, ये स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारे महान आत्माओं ने अपने आप को बलिदान किया। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को इस आहूत दिया, अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वर्ष 1947 में बहुत सारे देश भी हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे। आपको याद है, कई पड़ोसियों की स्थिति देखिए और हमारी स्थिति देखिए। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर अपने सब उस समय के जो हमारे राजनीतिक गण थे, जो हमारे नेतागण हैं, उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके नीतियों के कारण, जिनके सोच के कारण आज हमारा देश स्वावलंबन के इस बेला पर पहुँचा है। क्योंकि जो देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे, उनका क्या हश्र है आप सभी लोग जानते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे जो लोकतंत्र की एक मजबूत नींव है, हमारे नेताओं की सोच है, हमारे राजनीतिक लोगों की सोच है, उसकी देन है कि आज हमारा देश सीना तान कर विश्व के नक्शे पर अपने आप को स्वावलंबन रूप में स्थापित कर सका। प्रिय साथियों, जब आप बात करते हैं देश की प्रगति का, निश्चित रूप से अन्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ ही कृषि में भी असीम प्रगति हुई है। आप देखेंगे, निश्चित रूप से कृषि से जुड़े होने के कारण हम सभी लोग इस प्रगति पर गर्व कर सकते हैं। जब आप सिंहावलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय जब देश पूरी तरीके से आयात पर निर्भर था और हम अपने लोगों के लिए 30 करोड़ लोगों के लिए उस समय जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भी हम आयात करते थे। आज हमारी जनसंख्या 135 करोड़ से ऊपर है और हम निर्यात की स्थिति में हैं। निश्चित रूप से इसमें हमारे वैज्ञानिकों का, शोध संस्थाओं का, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, सबका अमूल्य योगदान है, जो हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन सब को हासिल करने में केवल शोध ही नहीं, किसान ही नहीं, बल्कि जो सफल नीतियां थीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन सब के कारण ही आज हम अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भी फसल उत्पादन, खाद्यान्न, दूध उत्पादन, अन्य सभी पशुधन उत्पादों में भी आत्मनिर्भर हैं।
आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत सारे उत्पादों में विश्व में अग्रणी है। नंबर 1 या नंबर 2 की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और इस आत्मनिर्भर की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, ये समय है उसमें हमारे योगदान देने का। आप देखें, अन्य संस्थानों के साथ साथ जो इस समय वर्तमान स्थिति है विश्व की, उसमें कृषि का एक विशेष और बहुमूल्य योगदान हो सकता है। चाहे आप विगत में देखें, जब भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, जितनी भी मंदी के दौर विश्व में आए, उसमें भारत कहीं ना कहीं सबसे कम प्रभावित हुआ, अछूता रहा। उसमें कृषि का सबसे बड़ा योगदान रहा। चाहे वर्ष 2007-8 का रिसेशन का दौर हो, जब पूरे विश्व की जो इकोनॉमी थी काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन उस समय भी हमारी इकोनॉमी अच्छी बनी रही। तो उसमें निश्चित रूप से हमारे किसानों का, हमारे संस्थानों का, हमारे जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, बहुत सारे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान था। उन तकनीकों के कारण ही हमारे किसान जो हमारे देश की आर्थिकी थी उसमें अपना योगदान दे पाए और हम उन जो मंदी का दौर था उससे उबर पाए। प्रिय साथियों, आज भी एक समय है, आज भी समय एक चुनौतियों का समय है। आप देखें, पूरा विश्व इस समय महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है। अगर आप देखें, ये महामारी पहली बार नहीं हुई है। चाहे 1910 की बात करें, जब आपकी स्पेनिश फ्लू, या उसके पहले की बात करें, प्लेग की बहुत सारी बीमारियां और महामारी आई और विश्व उससे उभरा और उन चुनौतियों को जिसने एक अवसर के रूप में तब्दील किया, वो विश्व में अग्रणी बना। और ये सही समय है जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल कुछ एक क्षेत्रों में स्वावलंबी बनना नहीं है, बल्कि पूरे देश का एक समग्र विकास को लेकर आगे बढ़ना है। और आत्मनिर्भर भारत का जो सोच है प्रधानमंत्री जी की, वह निश्चित रूप से हमें गांधी जी के स्वदेशी सोच को दर्शाती है। जब महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया था, आह्वान किया था, तो आपको याद होगा वो स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेशी वस्तुओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक सोच को उभारने के लिए था, अपने आप को एक स्वावलंबन की सोच को लेकर आगे बढ़ने के लिए था। और आज प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमें महात्मा गांधी के उन विचारों को पुनः याद करने की ज़रूरत है, जहां पर हमें अपने स्वदेशी स्वावलंबन को जगाने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा परिषद, साथ ही साथ हमारे सभी वैज्ञानिक गण उसमें अपना योगदान देंगे। आपको याद है कि 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी। अगर आप देखेंगे, निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सफल प्रयोग हैं देश के अंदर, हमारे संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने, राज्य सरकारों ने, जहां पर दिखाया है कि जो तकनीकें अभी उपलब्ध हैं उनसे किसानों की आय को न केवल दुगनी बल्कि कई गुनी, तिगुनी, चौगुनी या उससे ज़्यादा गुनी भी बढ़ाई जा सकती है। आज समय है ऐसी तकनीकियों का उन किसानों तक, उन लोगों तक जो उसको सही उपयोग करता है, उन तक पहुंचाने के लिए। और इसमें पूरे देश में जो एक समय माहौल है, जो एक आप कह सकते हैं जो आगे बढ़ने की एक ललक है, निश्चित रूप से उसमें हमें उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रिय मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि एक चुनौती भरा समय था और मार्च के बाद का जो ये 4 महीने 5 महीने जो महामारी के गुजरे हैं, उसमें निश्चित रूप से देश के साथ साथ विश्व के साथ साथ पूरे देश में भी इन सभी गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। और हमें इन चुनौतियों का सामना करते करते हमको पुनः एक सोचने की ज़रूरत पड़ी है कि हमारे शोध में, हमारे अनुसंधान में, हमारे नीतियों में, हमारे भविष्य की जो प्लानिंग है उसमें उन कमियों को देखने के लिए ज़रूरत पड़ी है जिनको हम इस तरह की महामारी की स्थिति में अपने आप को तैयार कर सके आने वाले समय के लिए। जैसा आप जानते हैं कि एक समय है
मनुष्य के लिए, महामारी के लिए। क्या हम तैयार हैं कि पौधों के अंदर इस तरह कोई महामारी आए उसके लिए? Whether we are ready for the plant pandemics या epidemics? This is time, ये समय है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस को, प्लांट पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए असेस करने के लिए खुद को हमें सोचने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक होने की वजह से हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या इस तरह के आगे भविष्य में आने वाली किसी महामारी के लिए तैयारी है। अगर नहीं है तो हमें अपने अनुसंधान में किन किन बातों को, किन किन चेंजेस करना, उनमें आमूल अगर परिवर्तन लाना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आने वाले चुनौतियों के लिए हम अपने आप के अनुसंधान के जरिए अपने आप को तैयार कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे संस्थान ने विगत एक वर्ष में देश की प्रगति में अपना अमूलचूल योगदान दिया है। आप देखें, हमारे विभिन्न विभागों ने अपना अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो फसल सुधार विभाग हो, हमारे विभाग ने 4 नई किस्मों को इस वर्ष में देश को समर्पित किया। हमारे अलग अलग जो हमारे उपकेंद्र हैं, चाहे वो हमारे अंबिका नगर का हो, धारवाड़ का हो, श्रीनगर का हो या पालमपुर का, उन लोगों ने भी अपने अपने अनुसंधानों के जरिए, तकनीकियों के प्रसार के जरिए उसमें अपना योगदान दिया है। मित्रों, अगर आप देखें, हम लोग काफ़ी समय से पूरे वर्ष हरा चारा प्रबंधन की बात करते रहे हैं। हमने उसमें जो हमारे समन्वित कृषि प्रणाली है उसके जरिए भी हमने उसमें योगदान दिया है। हमने अलग अलग मॉडल डेवलप किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए डेवलप किया है। इसी तरीके से मशीनों के जरिए हम अपना योगदान दे रहे हैं। और इस वर्ष हम, आपको याद होगा कि हमने ग्रास सीड हार्वेस्टर, एक नई मशीन जो है वो देश के लिए विकसित किया और उसका प्रोटोटाइप तैयार कर और आगे उसको हम मल्टीप्लाई करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे जो चारागाह अनुसंधान विभाग है उसमें देखें, जीएसएम डिवीज़न, उसने भी जो चारागाह के लिए जो स्थितियाँ थी उनको विकास करने में, चाहे हार्टी पास्चर, सिल्वी पास्चर मॉडल हो, उनके जरिए उनको किसानों के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में ले जाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। और मुझे खुशी है, इस समय हम 10 से ज़्यादा राज्यों में चारागाह की अलग अलग विकास योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। और आप देखें, इस समय जितने भी आपके इंक्वायरीज या जो भी संस्थान में आती हैं, उनमें ज़्यादातर लोग या तो गौशालाओं से संबंधित हैं या आप चारागाह विकास के बारे में बात करते हैं। इन सब को देखते हुए संस्थान ने गौशालाओं के प्रशिक्षण और उनके तकनीकी उन्मूलन के लिए, उन्मुखी बनाने के लिए भी हमने अपना एक कार्यक्रम शुरुआत किया है, जिसके तहत निश्चित रूप से हम उन गौशालाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास ज़मीन है या जो चारा विकास में अपना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमारे दूसरे विभागों ने भी, चाहे हमारे बीज तकनीकी विभाग हो, जिसने लगभग 500 कुंतल से ज़्यादा क्वालिटी सीड प्रोड्यूस किया इस साल में, अलग अलग तकनीकों को विकसित किया, चाहे वो सीड स्टैंडर्ड की बात हो, उसको डेवलप करके हमने डीएससी को सबमिट किया। आपको जानकर खुशी होगी कि बुंदेलखंडी बकरी को ब्रीड के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे संस्थान ने दूसरे अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम किया। और इस समय हमारी जो वो प्रस्ताव है वो तैयार है और उसको हम निश्चित रूप से 1 या 2 महीने के अंदर बुंदेलखंड बकरी को एक ब्रीड के रूप में स्थापित या चिन्हित करा पाएंगे। इन सब के साथ ही साथ, तकनीकियों के विकास के साथ ही साथ हम लोगों ने तकनीक के प्रसार में भी अपना योगदान दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो कोविड की महामारी थी उसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक वर्ष में लगभग 48 बाह्य पोषित परियोजनाओं के लिए आवेदन किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स किसी संस्थान के द्वारा ना तो कभी सम्मिलित भेजे गए होंगे और ना ऐसा कोई मुझे सूचना है, ना मेरी जानकारी में है। 48 परियोजनाओं को बनाना, उनको अलग अलग जो हमारी फाइनेंस
करने वाले जो विभाग हैं उनको सबमिट करना, ये अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान है। इस बीच में जो 4 से 5 महीने का दौर गुजरा, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने 33 शोध पत्रों को तैयार कर अलग अलग जर्नल को सबमिट किया। आप देखिए कि हमारे वैज्ञानिक क्या नहीं कर सकते। 33 जो शोध पत्र इस बीच में सम्मिलित किए गए। हम लोगों ने इस बीच में कई कीर्तिमान किए। आप देखिए, जहाँ तक हमारी जो फार्म मशीनरी का उपलब्धता की बात थी, इन सब की चुनौतियों के बाद भी हमारे सभी कृषि कार्य हम लोग समय पर कर पाए। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कई वर्षों के बाद इतना सारा साइलेज का प्रोडक्शन अपने फार्म पर किया, और निश्चित रूप से इसमें फार्म मशीनरी विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने समय पर काफ़ी चुनौतियों को देख के बावजूद भी समय पर मशीनों को उपलब्ध कराया। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है कि इससे बचाव के लिए हमने जो भी संभव था, मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी संभव उपाय हम लोग कर सकते थे उन सबको किया। आप जानते हैं कि सभी जितने भी शौचालय इस समय उपलब्ध हैं हमारे, उसमें सब में सेंसर बेस्ड आपके फॉसेट्स लगाए गए हैं, जहां पर आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। सभी में सोप डिस्पेंसर उपलब्ध हैं। आपके संस्थान के गेट से लेकर और अंदर तक आने तक जितना सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हो सकता था उसको सफलतापूर्वक किया गया। और निश्चित रूप से इन सब को करने में हमारे जो CMD अनुभाग था उसने अपनी पूरी लगनशीलता के साथ काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। इस आपातकाल में हमें कई हीरो मिले, जिन्होंने इस आपातकाल में अपने पूरे इस तरह के खतरे होने के बावजूद भी पूरे मनोयोग से संस्थान की सेवा की। और आप जानते हैं कि हम सबके अंदर एक हीरो है, लेकिन हीरो जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तभी वो निकलता है। और बहुत सारे हमारे हीरो जो है बीच में है, हम सबके बीच में है, वो सब इस बीच में आए और उन्होंने हमें इस महामारी में बचने में न केवल अपना योगदान दिया, बल्कि संस्थान की गतिविधियों को चलाने में भी अपना पूरा योगदान दिया। मित्रों, वर्ष 2019 और 20 में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 99.89% रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि बजट का यूटिलाइजेशन कई वर्षों के बाद, मुझे नहीं याद है, मैं अपने सीनियर फाइनेंस ऑफिसर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पिछले 10 वर्षों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 वर्षों के उपरांत कम से मैं कह सकता हूं कि लगभग 100% बजट का हमने इस्तेमाल किया, 99.89% बजट का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, उनकी पूरी टीम, हमारे जो प्रशासन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और उनकी टीम, DDO की टीम, सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग इसमें इस अचीवमेंट के लिए बधाई के पात्र हैं। आप देखें, जहाँ पर इस समय बहुत सारे संस्थानों में आपकी फाइनेंस की कमी चल रही है, कई एक योजनाएं थी जो उनकी बीच में लटक गई। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर अपने महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने संस्थान, चूँकि हमारा 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इन सब को देखते हुए उन्होंने एक विशेष ग्रांट जो हमें दिया 2.5 करोड़ रुपए का, जिससे हम इसको रिनोवेट कर सकें, और उनको भी 2.5 करोड़ रुपए को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, 100% यूटिलाइजेशन किया। और इसी साथ ही साथ हमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो है DSC से अप्रूव हुआ सीड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, यानी लगभग 6 करोड़ रुपए हमें जो आपके अलग अलग संस्थानों से, चाहे वो DSC या ICR से हमें मिले विशेष ग्रांट के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि 48 परियोजनाएं हमारे वैज्ञानिकों ने इस बीच में अलग अलग संस्थानों को, अलग अलग अनुदानकर्ताओं को सबमिट किया। उसमें से मुझे बताती हुई खुशी है कि 6 परियोजनाएं अभी तक अनुमोदित की जा चुकी हैं। उनके लिए या तो हम अनुमोदन पत्र प्राप्त हो चुका है या वो लगभग फाइनल राउंड में है, जहां पर अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में है। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका योगदान और उनके प्रयास के कारण ही ऐसा संभव हुआ है कि एक वर्ष के अंदर 6
बाह्य वित्त पोषित योजनाओं की मंजूरी मिल चुकी है। ये सब आपके सबके योगदान के कारण हुआ, आप सबके प्रयास के कारण हुआ, आप सबके मेहनत के कारण हुआ। और हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि हम सब ने एक टीम के बतौर काम किया, एक टीम के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। इस बीच में हमारे वैज्ञानिकों ने 12 राज्यों के लिए जो हमने फॉर्डर प्लान विकसित किए थे, उनको हमने राज्य सरकार के साथ मीटिंग करके उनके साथ उन पे चर्चा की। और हमारा उद्देश्य था कि हम उनको अलग अलग राज्यों के लिए उनके जनपद वाइज, उनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उनके हिसाब से हम उनके लिए चारा उत्पादन की तकनीक को विकसित करें और उनको वहाँ ले जाकर उनको ले जाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि न केवल परिषद के स्तर पर बल्कि संसदीय समिति के स्तर पर भी इस कार्य की सराहना की गई और उन्होंने इस कार्य को अत्यंत सराहनीय और समय पर लिया गया एक कदम बताया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग बाकी राज्यों के लिए भी जो हमारी कार्य योजना है चारा विकास की, उसको बनाकर उसको परिषद को सबमिट कर देंगे। और जो लोग भी इसमें, जितने भी वैज्ञानिक, चाहे हमारे यहाँ मुख्य परिसर से या उप केंद्र से जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, निश्चित रूप से उन सबका इस कार्य को करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, उन सब की सराहना करता हूँ कि आपके कारण ही ऐसा संभव हो पाया। साथियों, इस बीच में हम लोगों ने ई ऑफिस पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और मुझे इस बात की खुशी है, जब प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था तो IGFRI झांसी जो टॉप के 6 संस्थान थे उसमें से एक था जिन्होंने ई ऑफिस को समयबद्ध तरीके से और निश्चित रूप से जो डेडलाइन दी गई थी उसके पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और इस इम्प्लीमेंटेशन के तहत आप देखें लगभग 70 से 75% कार्य आज के समय में हमारा ई ऑफिस में हो रहा है। इस सब को करने में हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उनकी टीम, साथ में हमारे श्री KP राव जी, उनकी टीम, पूरी जो हमारी AKMU की टीम है, उन सब का महत्वपूर्ण योगदान था जिसके कारण ये लोग कर पाए। तो ये आप देखें कि जब आप टीम के तौर पर कार्य करते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। और पूरे देश के स्तर पर आप देखें इस संस्थान को एक नई पहचान दिलाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इस समय हम पूरे देश में लगभग 100 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। आप जानते हैं 22 हमारे एक्रिप के सेंटर्स हैं, 23 हमारे जो आपके वॉलंटियर सेंटर हैं, 13 हमारे SC SP के पार्टनर हैं। इसी तरीके से आप देखें 30 संस्थानों के साथ हमने MOU किया है और इस वर्ष भी 8 संस्थाओं के साथ हम लोग MOU कर चुके हैं और 3 पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग और DRDO के साथ अभी हम लोग बातचीत के दौर में है। आने वाले समय में शायद मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर भी इनके साथ हम एक MOU कर पाएंगे। तो इस समय लगभग 100 संस्थानों के साथ हम सीधे तौर पर किसी न किसी जरिए से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये हमें मदद कर रहा है हमारी तकनीकियों को उन तक पहुंचाने के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और हमारा लक्ष्य है कि इस समय भारत में 739 जिले हैं। मैं आप सबके सामने ये चुनौती प्रस्तुत करता हूँ। अगले वर्ष हम 6 डिकेड्स अपने संस्थान के पूरे करने जा रहे हैं, 60 वर्ष। इसी साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक पुनीत अवसर भी है कि हम अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे। मैं अपने संस्थान के वैज्ञानिकों के सामने, अपने अधिकारियों के सामने एक अवसर के तौर पर ये प्रस्तुत करता हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या हम आने वाले 2 वर्ष के अंदर अपनी तकनीकियों को उन 739 जिलों तक पहुंचा पाएंगे? हम निश्चित करें कि हमारी कोई ना कोई तकनीक निश्चित रूप से उन 739 जिलों के अंदर पहुंचे और हम ऐसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई भी इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जिसको हम कर ना सकें। एक कार्य योजना बनाकर लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए ऐसा समय है कि हम 739 जिले को टारगेट करें और अपनी एक ना एक तकनीक जो उस क्षेत्र के लिए चिन्हित हो, जो उस क्षेत्र के लिए सुटेबल हो, उसको ले जाएं और उसको हम कहें ये IGFRI की टेक्नोलॉजी है। आप जानते हैं अभी हमने 15 दिन पहले
उत्तर प्रदेश जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ बीएमयू किया है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बीएमयू कर रहे हैं। बुंदेलखंड के 4 जिलों को हम लोगों ने अभी चारागाह विकास के लिए लिया है, उनके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ भी हमारे तकनीकी मार्गदर्शन में वो लोग काम करेंगे। मेरा यह आह्वान होगा कि जब 60वीं वर्षगांठ अपने संस्थान की मनाएं तो हम गर्व के साथ कह सकें कि हमारी ये 60 तकनीकें हैं, हमारी ये 60 तकनीकें हैं जो संस्थान ने विकसित किया है, जो अलग अलग के लिए हैं। इनको अपनाकर किसान अपनी आय को दुगनी कर सकता है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी तकनीकें ऐसी हैं जो किसानों की आय को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती हैं। इन आने वाले जो 60वां वर्षगांठ होगी, हम कैसा मनाना चाहते हैं, मैं आपके सामने इन्हीं बातों को रखना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम पूरे देश के लिए एक चारा विकास की जो ये कार्य योजना है उसको हम ले जाएं। ये 60वीं वर्षगांठ मनाने के पहले इस काम को पूरी करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक फॉडर प्लस इंडिया की कल्पना करें। चारा में जहां पर आप कहते हैं 25 से 30% की हमारी डिफिशियंसी है, क्या हम ऐसी कार्य योजना के जरिए क्या हम 2022 तक देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं चारा फसलों के लिए? क्या हमारे पास ऐसे अनुसंधान के कार्य हैं जो हमारी तकनीक हैं जिनको हम लोगों ने ऐसा विकसित किया है, जिनको हम ले जा सकते हैं? इन सभी बातों को, इन चुनौतियों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप एक टीम के तौर पर इन सभी काम को कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी चुनौतियां सामने आई हैं संस्थान के सामने, और आप सब ने उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन चुनौतियों को हमने पार किया है। तो ये एक अवसर है जब हम 6 डिकेड्स IGFRI के मनाएं, तो अपने आप को हम पीछे मुड़कर भी देखें कि हम कहां पर हमारी कमियां थी, किनको किनको किया जाना था और हम नहीं कर पाए हैं, उनको हम कैसे करें, और अपने अनुसंधान में, तकनीकी प्रसार में, मानव संसाधन के विकास में किन नई नई योजनाओं को हम ला सकते हैं उनको भी देखें, और हमारे पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं, इस भागीदारी किनके किनके साथ हो सकती है। क्योंकि आप याद रखिए, चाहे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, किसी में भी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना भागीदारी के, बिना पार्टनरशिप के आप नहीं कर सकते। वो 5P अगर आपको याद हो, जहां पर आप प्लेनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप की बात करते हैं, उन सबको करने के लिए आपको भागीदारी चाहिए और हमें पार्टनर चाहिए, ऐसे पार्टनर जो हमारी तकनीकियों को लोगों तक पहुंचा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम इन सब चुनौतियों का न केवल मुकाबला करेंगे बल्कि अपने संस्थान की तकनीकों को उन तक हम पहुंचाएंगे। मैं निश्चित रूप से अपनी सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनके जो परिवारजन है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि 4 से 5 महीने जो थे ये बहुत सारे चुनौतीपूर्ण हैं, और मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग से अभी तक हम इस परिसर को इस महामारी से बचा पाए हैं। उसमें हमारे सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हों, तकनीकी हों और प्रशासनिक वर्ग के लोग हों, या हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो हमारे आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं, अपना आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से मैं आप सबसे यह आह्वान करता हूं कि इन चुनौतियों के साथ हमें लड़ने के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। तभी हम इन सब चुनौतियों का, और देश जो हमसे चाहता है उस पर हम खरे उतर सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अनुसंधान में नए नए आयामों को जोड़ें। अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर आरवी कुमार हैं, डॉक्टर सहाय साहब होंगे, कि हम ड्रोन के जरिए किस तरीके से जो हमारे रेंज लैंड्स हैं या जो रिवाइंस हैं उनके डिक्लिमिनेशन की बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और फंडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ सकती है। हम लोगों को इस तरह के, आप देखिए, जीनोम एडिटिंग, जीनोम सिलेक्शन, बहुत सारे आयाम हैं जिन पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने स्किल को इन्हांस करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसा लोग कहते हैं कि चारा है, घास है, तो घास को आगे रहने की ज़रूरत है। अनुसंधानों में, तकनीकियों के प्रयोग में, उन सब में
हम जानते हैं कि ये चुनौती का समय है, हर एक तरीके से चुनौती का समय है, चाहे वो आपके फंड की प्रॉब्लम हो या आपके तकनीक की प्रॉब्लम हो या ह्यूमन रिसोर्स की समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मित्रों, अगर हम संस्थान को आगे ले जाना है हमें, तो निश्चित रूप से हमें इन सब चुनौतियों को पार करना होगा और एक टीम के तौर पर अपने आप को इन सब चुनौतियों को पार करते हुए देश के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत होना होगा कि हमारी टीम ये काम कर सकती है और हम देश को जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर हम पूरा करने के लिए अपने अनुसंधान के जरिए, तकनीकी प्रसार के जरिए और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो 73 वर्ष, शानदार 73 वर्ष देश ने जो पूरे किए हैं और 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा आने वाला वर्ष हालांकि चुनौतियों भरा होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि हम एक नए माइलस्टोन को स्थापित करेंगे और हमारा देश, जो हमारे राजनेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो आपके जोशीले और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए धन्यवाद। निश्चित ही हम सभी लोग जो है आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और संस्थान को जितना आगे ले जा सकते हैं पूरा प्रयास करेंगे, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन हो। और वो टीम वर्क के द्वारा, जैसा कि आपने बताया, सारी चुनौतियों को हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोगों ने कोविड-19 में ये काम करके दिखाया है सब लोगों के सहयोग से। तो अब मैं सभी लोगों को ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित करूँगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से पास आ पाना शायद उतना संभव नहीं होगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, हम लोग आगे आके फ़ोटो खींच लेंगे जो है। सर पहले सिक्योरिटी से